Hello everyone, welcome back to my channel, My Time My Teacher। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 बाजार एक सामाजिक संस्था के बारे में। ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा। इससे पहले इंग्लिश मीडियम का वीडियो ऑलरेडी मेरे पास मैंने अपलोड किया हुआ है। कई बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि हिंदी में भी बनाइए, तो इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। आप हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में देखें। साथ ही अगर आप PDF, PPTs, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजी फॉर 11th and 12th बाय नरेश चौधरी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। हमारा चैप्टर है बाजार एक सामाजिक संस्था। बच्चों, हम बाजार की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीजें आती हैं। एक होता है कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बाजार सिर्फ बेचने खरीदने का ही है, इससे अलावा कुछ और है। ये हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारी दुकान है तो हमें लगता है कि बाजार का मतलब बेचना है। अगर हम कस्टमर हैं तो हमें लगता है कि बाजार का मतलब खरीदना है। लेकिन बाजार का मतलब इससे कहीं ज्यादा आगे है। आज हम इस बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। बाजार कई तरह का होता है। कैसा बाजार? सबसे पहला बाजार वो होता है जो रोज लगता है। रोज किसी भी दिन, हफ्ते के जिस दिन आप चाहें वहां जाके सामान खरीद सकते हैं। एक बाजार मंडियों में लगता है जो सुबह सुबह लगता है। सब्जी मार्केट, फल मार्केट, अनाज का मंडी लगती है, दिन में लगती है। एक साप्ताहिक बाजार होता है जो वीकली मार्केट जिसको हम कहते हैं, जो हफ्ते में एक दिन लगता है, स्पेशली वो फल या सब्जी खरीदने के लिए। तो साप्ताहिक बाजार भी आजकल सब जगह लगते हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, रूरल एरियाज हो, गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो, सब जगह आपको साप्ताहिक बाजार देखने को भी मिलेंगे। लेकिन साप्ताहिक बाजार या किसी भी तरह के बाजार का हमारे समाज से क्या रिलेशन है, इसके बारे में देखते हैं। हम इन हेडिंग्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट कि समाज का, बाजार का सामाजिक एस्पेक्ट क्या है, समाज से रिलेशन क्या है। जब भी हम बाजार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज होता है, क्योंकि जब भी हम बाजार जाते हैं तो अकेले तो हम जाते नहीं। जब हम अकेले बाजार नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई तो हमें साथ में चाहिए। हमारा दोस्त हो, हमारा पड़ोसी हो, जिसके साथ हम बाजार जा सकें। और जब हम किसी के साथ बाजार जाते हैं तो हम चुप नहीं रहते, कुछ न कुछ बातें करते हैं। बातें करते हैं तो किस बारे में बात करते हैं? अपने बारे में, उसके बारे में, या किसी और थर्ड पर्सन के बारे में। हम बातें करते हैं किसी और इंसान के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सामाजिक परिदृश्य जो है वो घुस रहा है, आपका एंट्री ले रहा है आपके बाजार में। आपका कोई मुद्दा नहीं था, आपका कोई मतलब नहीं था किसी तरह की बात करने का, लेकिन क्योंकि आप बाजार जा रहे हैं किसी और के साथ और आपके पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं है, तो आपने क्या करा? आपने उसी नए टॉपिक को चुन लिया जो समाज में किसी और के साथ है। इसी तरह से हम समाज से जुड़ गए बाजार जाते जाते। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी आर्थिक महत्व क्या होता है इसका। आर्थिक महत्व बाजार का क्या होता है कि जब भी बाजार में होता है तो मोस्टली खरीदारी या बिकवाली होती है। या तो हम कुछ खरीदते हैं या हम कुछ बेचते हैं। जब भी हम कुछ खरीदते या बेचते हैं तो हमें सिर्फ पैसे का मतलब होता है, लेन देन होता है। खरीदते हैं हम चाहते हैं कि हम सस्ता खरीदें। दुकानदार जो बेच रहा है वो चाहता है वो महंगा बेचे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें भी फायदा हो रहा है और दुकानदार को भी फायदा हो रहा है। हमारी भी जिंदगी चल रही है, हम भी बिना खरीदे नहीं रह सकते, और दुकानदार क्योंकि बेच रहा है दुकान पे तो उसको भी पैसे मिल रहे हैं, उसका भी बिजनेस चल रहा है, उसकी भी इनकम हो रही है। तो आर्थिक परिदृश्य है आपके बाजार का जो हमें जोड़ता रहता है इससे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मार्केट कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बाजार हमारे पास रेगुलर बाजार होता है जो रोज लगता है, साप्ताहिक बाजार होता है। रेगुलर बाजार में कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, आप सबने देखा है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साप्ताहिक बाजार। जब भी हम साप्ताहिक बाजार की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लोकेलिटीज की। गांव में भी लगता है, शहर में भी लगता है, लेकिन हर जगह का सीन जो होता है वो अलग अलग होता है।
वहां पे सबसे ज्यादा सामाजिक चीजें डिस्कस की जाती हैं। हमारे अगर हम अपने चैप्टर की बात करें, अपने पाठ की बात करें, तो हमें लगता है हमारे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा चीज दी गई है वो दी गई है बस्तर जिले के एक साप्ताहिक बाजार, धोराई गांव के साप्ताहिक बाजार की। धोराई गांव का साप्ताहिक बाजार के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले जानते हैं जजमानी सिस्टम कि जजमानी सिस्टम क्या होता है। जजमानी प्रथा, बच्चों पहले पैसा नहीं होता था, मोस्टली लोग गांव में खेती करते थे, पैसे का चलन भी इतना ज्यादा नहीं था, तो गांव में क्या था, फसल होती थी किसान के पास साल में 2 बार 3 बार। तो साल में जब फसल होती थी तो फसल में सीधा अनाज आता है और वो पैसे की बजाय काम के बदले अनाज देता था। जैसे कुम्हार होता था, नाई होता था, और भी हमारे जिसके लेबर थे, आपका लोहार है, आपका सुनार है, ठीक है, आपका धोबी है, आपका टेलर है, जिनसे हम पूरा 6 महीने काम लेते थे। किसान जो थे 6 महीने काम के बाद फिर उनको जब फसल आती थी तो उनको एक सर्टेन अमाउंट, एक अनाज, 10 किलो अनाज, 20 किलो अनाज, ऐसे अनाज देते थे। और मानो और कोई सामान खरीदना है, जैसे परचून का सामान, आटा दाल मसाले खरीदने हैं, तो उसके लिए वो क्या करते थे, उसके लिए भी अनाज देते थे। सामान लिया, सामान के बदले हमने दूसरा सामान दे दिया, तो सामान के बदले सामान देना, इसको कहते हैं हम जजमानी प्रथा। या तो हम 6 महीने पे फसल पे देंगे, या अगर अभी भी हम कैश में भी खरीदेंगे तो कैश में हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम तुरंत आपसे सामान लेंगे और आपको वापस हम अपना अनाज देंगे। इसको कहते हैं जजमानी प्रथा। लेकिन जब अंग्रेज आए, जब कॉलोनाइजेशन हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए, तो क्या हुआ, उसको हम कहते हैं आपका उपनिवेशवाद। जब उपनिवेशवाद आया, जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने कहा भाई ये सिस्टम तो आपका बहुत खराब है, पर इससे नहीं चलने वाला है। ये जो आप सोच रहे हो हम पैसे लेंगे और पैसे नहीं लेंगे, अनाज लेंगे और सामान देंगे, इसको बंद करो, हमें पैसे करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 10-20 किलोमीटर दूर के किसी बाजार में जाना चाहता है, वहां से कोई सामान खरीदना चाहता है 10-20 हजार का, तो वो कितना अनाज लेके जाएगा। अनाज के लिए उस टाइम पे व्हीकल्स भी नहीं थे, तो या तो बैलगाड़ी में ले जाओ, या साइकिल पे ले जाओ, या पैदल ले जाओ। तो आदमी कैसे ले जाएगा इतनी दूर अनाज। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ पैसे का इंतजाम करना चाहिए। पैसे, हम सामान अपने अनाज को बेच दें और पैसे ले लें, तो पैसे हमारे पास मुट्ठी में आ जाएंगे, हमारी पॉकेट में आ जाएंगे, जिसको लेके हम कहीं भी जा सकते हैं और वहां से सामान खरीद सकते हैं। कम से कम हमें अनाज नहीं लेके जाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ, अंग्रेजों के सिस्टम के साथ साथ एक और थे, नखर्टर्स। तमिलनाडु में नखर्टर्स लोग थे, एक फैमिली थी नखर्टर्स की बहुत बड़ी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको हम आजकल का मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की तरह भी कह सकते हैं। और उन्होंने एक प्रचलन शुरू किया हुंडी का। हुंडी क्या होता है, आजकल आपने चेक देखे होंगे, अब स्कूल में चेक ले जाते होंगे, कहीं और भी चेक देते होंगे पापा। तो चेक में क्या करते हैं, उस आदमी का नाम लिख देते हैं, नाम के नीचे अमाउंट लिख देते हैं कि जिसको 10,000 रुपए दे दो, और नीचे अपना साइन कर देते हैं। तो हमें जाने की जरूरत नहीं होती, जब वो आदमी बैंक में जाता है तो बैंक में चेक देता है और उसको 10,000 रुपए मिल जाते हैं। इसी टाइप का जो पुराना सिस्टम था, नखर्टस ब्रदर्स ने जो शुरू किया था, वो था आपका हुंडी सिस्टम। आज हम जिसको चेक कहते हैं उसको वो लोग हुंडी कहते थे। पहले बैंक तो नहीं थे, तो वो क्या थे, लैंडलॉर्ड थे, मनी लैंडर्स थे, है ना, जमींदार थे, पैसा देने वाले थे लोगों को। तो वो आप उनके पास जाइए, उनके पास पैसा दीजिए, उनके पास अनाज दीजिए जो आपके पास है, और वो आपको उतने अमाउंट का, उतने पैसे का एक कागज पे लिख के दे देंगे, नीचे अपने दस्तखत हस्ताक्षर कर देंगे या अपना मोहर लगा देंगे कि इतने पैसे इस आदमी के मेरे पास है। अब आपको कहीं और जाना है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, आप वहां जाइए, आराम से आप उस हुंडी को लेके जाइए, और हुंडी को जब आप वहां लेके जाएंगे, हुंडी दिखाइए उस दुकानदार को या उस मर्चेंट को, तो वो आपको हुंडी पे जितने पैसे लिखे उतने पैसे आपको दे देगा। इसमें आपका क्या फायदा हुआ, इसमें आपका फायदा हुआ कि आपको अनाज लेके नहीं जाना, पैसे लेके नहीं जाने। अनाज लेके जाते तो परेशानी ये थी कि बहुत ज्यादा ले जाना पड़ेगा, पैसे जब लेके जाते तो परेशानी ये थी कि भाई पैसे जब हम ज्यादा लेके जाएंगे तो हमें रास्ते में चोर मिल जाएंगे, लुटेरे मिल जाएंगे जो हमसे छीन लेंगे, और जब चोर लुटेरे हमसे छीन लेंगे तो
फिर हम कैसे रहेंगे? भाई पैसा हम लेके गए, लुटेरों ने हमसे रास्ते में छीन लिया, अब न तो हमारे पास पैसा रहा, ना हमारे पास सामान आया, हमारे पास कुछ भी नहीं आया, हम तो लटके रह गए। इस केस में हम क्या करेंगे? हुंडी ले जाएंगे। हुंडी से हमें लुटने का डर नहीं है कि कोई हमें लूट लेगा। तो ये भी एक नया सिस्टम था उस टाइम पे। तो अंग्रेजों ने शुरुआत की, पैसे की शुरुआत तो पहले से थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा प्रचलन में लाए बाजार में, कि बाजार में प्रचलन ज्यादा होना चाहिए भाई, पैसे का ज्यादा प्रचलन होगा तो उससे क्या होगा? उससे हमें फायदा मिलेगा। उनको भी तो टैक्स लेना था अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों को टैक्स लेना था तो वो क्या गेहूं इकट्ठा करते, बाजरा इकट्ठा करते, चावल इकट्ठा करते? इसलिए सीधा पैसा ले लो, ज्यादा इजी है उनके लिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने शुरू किया आपका पैसे का प्रचलन। अब आगे आ जाइए, आगे देखते हैं हम आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट, बाजार का सामाजिक संगठन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था बस्तर जिले के धोराई गांव की घटना। धोराई गांव में आदिवासी लोग मोस्टली होते हैं, तो जो आदिवासी लोग होते हैं वहां पे एक साप्ताहिक बाजार लगता है। आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। आदिवासी लोग गरीब होते हैं, तो वो क्या करते थे? पहले बात मैं साप्ताहिक बाजार बता दूं, साप्ताहिक बाजार एक सर्कल टाइप में बैठते थे दुकानदार। एक छोटा सर्कल, उसके बाहर एक और सर्कल, उसके बाहर एक और सर्कल, ऐसे दुकानदार बैठते थे। सर्कल हमें दिखाता था उस दुकानदार की कास्ट। अंदर वाले सर्कल में ऊंची कास्ट के दुकानदार बैठेंगे, उसके आगे वाली में उससे नीचे, सबसे बाहर वाले सर्कल में सबसे नीचे कास्ट के दुकानदार बैठते थे। अब कास्ट का मतलब भाई गांव का कोई भी आदमी जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है अपने खेत में, वो लाके बेच सकता है। साथ ही साथ आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं वो भी कुछ न कुछ करते हैं। फल है, शहद है, कुछ उन्होंने लकड़ी का कुछ बनाया है, कुछ बैम्बू बांस का बनाया है, जैसे टोकरी, स्टूल या चेयर, कुछ बांस का भी बना लेते थे। तो वो लोग अपना सामान भी लाते थे। उसके अलावा और लोग भी आते थे बाजार में। वो लोग होते थे जैसे जादूगर हो गया, सांप का खेल दिखाने वाला हो गया, बंदर का खेल दिखाने वाला हो गया, मनी लैंडर्स हो गए, पैसा उठाने वाले लोग, ऐसे लोग भी आते थे बाजार में। तो वो दिन, जिस दिन साप्ताहिक बाजार लगता था, वो दिन उस इलाके का सबसे ज्यादा बिजी डे होता था। और बाद बाकी 6 दिन खाली, कोई नहीं होता था वहां पे। उसी दिन वहां पे देखते थे कि अंग्रेजों के जो अफसर लोग हैं वो अपने लेबर को पैसे दे रहे हैं। उनको देखा जा सकता था पैसे देते हुए। पैसे क्यों देते थे? ताकि वो उनको पैसे दे दें तो ये जो लोग, जो लेबर क्लास है, वो जाके अपना एक हफ्ते का राशन खरीद लें, कपड़े खरीद लें, जो उनको लेना है वो ले लें। अगले हफ्ते फिर काम करेंगे, एक हफ्ते तक, एक हफ्ते के बाद फिर उनको पैसा मिल जाएगा, फिर वो यहाँ से अपना सामान खरीद लेंगे। तो ये कारण था उसके पीछे कि वो हफ्ते में उसी दिन पेमेंट होती थी। अगर वो पेमेंट बीच में कर देंगे तो पैसे कहीं भी कहीं खर्च हो जाएंगे और फिर दिक्कत होगी राशन चलाने में एक हफ्ते का। इसलिए उसी दिन पैसे मिलते थे, उसी दिन राशन खरीद लिया जाता था। ये हो गया। हम वहां पे देखा हमने कि कैसे जो दुकानदार थे वो भी अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग बैठते थे। ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी आके बैठ जाएगा। ये एक सामाजिक सिस्टम है उस बाजार का, जहां से हमें पता चलता है लोगों के कास्ट के बारे में, लोगों के धर्म के बारे में। इसके बाद चलते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग है हमारी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है आपने बहुत पढ़ा होगा। पूंजीवाद का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारी जुबान पे नाम आता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? कार्ल मार्क्स ने बिजनेस को 2 चीजों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ नौकर। मालिक मतलब वो लोग जो फैक्ट्री के मालिक हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। लेबर मतलब नौकर, जो लोग काम करते हैं, सैलरी लेते हैं और अपने घर जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने बोला भाई ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन गलत है। क्योंकि ये जो मालिक लोग जो है, जो पूंजीवादी लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना पैसा लगाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और जो लेबर क्लास है, जो लेबर का काम करते हैं, उनको पास क्या होता है? वो अपनी मेहनत करते हैं और उनको फिर भी पैसा नहीं मिलता।
आपको पीछे की बात बताऊं एक कि जो भी कोई फैक्ट्री है, जो भी कोई कंपनी है, वो कैसे तरक्की करती है। मानो किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉइज है, ठीक है, 100 एम्प्लॉइज उस कंपनी में, तो 100 एम्प्लॉइज क्या करेंगे, हर एक की मानो 100 रुपए रोज की सैलरी है, एक दिन की सैलरी होगी 10,000 रुपए। अब 100 एम्प्लॉय के अगर 100 एम्प्लॉय से मालिक 10,000 रुपए का काम लेगा तो 10,000 तो उनकी सैलरी हो गई। तो मालिक को क्या बचेगा, भाई मालिक ने पैसा लगाया है, जमीन खरीदी है, बिल्डिंग बनवाई है, मशीनें खरीदी है, उसको कुछ बचा नहीं। तो मालिक क्या करता है, मालिक 10,000 रुपए उनको तब देगा जबकि उनसे वो 15,000 रुपए का काम करवाएगा। यानी कि आदमी को 100 रुपए तब देगा जब उससे वो 150 रुपए का काम करवाएगा। इसलिए मालिक को एक दिन में बचा 5,000 रुपए, एक महीने में मालिक की बचत हो गई 1.5 लाख रुपए। मालिक कुछ नहीं कर रहा, वो पैसे लगा के सिर्फ बैठा हुआ है, लेबर काम कर रही है अपना, लेकिन फिर भी बचत मालिक को हो रही है। लेबर जो 100 रुपए सुबह से शाम तक कमाती है, वो 100 रुपए उसके घर के खर्चे में खत्म हो जाता है। अपनी मेहनत लेबर कर रही है, मालिक कुछ नहीं कर रहा, मालिक आराम से बैठा है ऑफिस में, फिर भी बचत मालिक की हो रही है। तो यही इस बात को कार्ल मार्क्स ने कहा है, बोले जो पूंजीवादी लोग हैं, ये पूंजीवादी लोग गरीब आदमी को अमीर बनने ही नहीं देते, ये उनका खून चूसते रहते हैं, उनसे ज्यादा काम करवाते हैं और जितनी उनसे मेहनत करवाते हैं उतना पैसा उनको नहीं देते। जिसका कारण है कि जो गरीब आदमी है वो और गरीब होता जाता है और जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस सिस्टम को तोड़ना चाहिए। लेकिन सिस्टम को तोड़ना इतना इजी थोड़ी ना होता है। कार्ल मार्क्स ने हमेशा पूंजीपति लोगों की बुराइयां की, क्रिटिसिज्म की, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब चलते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग है हमारी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हम कहते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या होता है, भूमंडलीकरण होता है कि पूरे ग्लोब को, ग्लोब देखा है आपने, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, अगर हम उस पूरे विश्व को अपनी एक फैमिली की तरह या नजदीक के इलाके की तरह, पड़ोसी की तरह ट्रीट करें। आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब एक पूरी विश्व को, पूरे विश्व को हम क्या सोच के चल रहे हैं, ये हमारे परिवार के जैसा है, हमारे फैमिली के जैसा है, हमारा अड़ोस पड़ोस है। हम अमेरिका, कनाडा वाले लोगों से ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम अपने पड़ोस वाले घर में बात कर रहे हो। सिर्फ बात करना ही नहीं, अगर यही सारा सिस्टम नौकरी में, बिजनेस में भी हम लगा दें तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे? आपने एमएनसीज का नाम सुना होगा, कॉल सेंटर का नाम सुना होगा, फॉरेन कंपनियों का नाम सुना होगा, अमेजोन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है भूमंडलीकरण के। कॉल सेंटर क्या होता है? कॉल सेंटर हम इंडिया में बैठे हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, साउथ अफ्रीका की, जर्मनी की। तभी तो कॉल सेंटर 24 आवर्स चलते हैं। हमारे यहाँ तो दिन है और कंट्रीज में तो दिन नहीं है, वो तो सो रहे हैं लोग। जब हमारे यहाँ रात होगी वो लोग जागेंगे तो वो अपनी कंप्लेन करेंगे, वो कॉल करेंगे। वो कॉल करेंगे तो वो कस्टमर है, तो किसकी चलेगी? कस्टमर की चलेगी। इसीलिए हम रात में कॉल सेंटर खोलते हैं, रात में कंपनीज खोलते हैं, ताकि हमारे कस्टमर को परेशानी ना हो। हम कस्टमर को थोड़ी बोलेंगे जी आप कल सुबह फोन करना, हमारे यहाँ कल सुबह होगी, उसके यहाँ पे रात हो जाएगी, तो क्या वो हमें रात में कॉल करेगा? ऐसा हम बोलेंगे तो हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। इसीलिए हम कस्टमर को सर्विस देने के चक्कर में अपने कॉल सेंटर्स को 24 आवर्स खोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि भाई जर्मनी की या ऑस्ट्रेलिया की कंप्लेन यहाँ पे क्यों हो रही है, यहाँ पे क्यों फोन कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे कॉल सेंटर बनाया है, कस्टमर केयर बनाया है। अगर वो यही कस्टमर केयर ऑस्ट्रेलिया में या जर्मनी में बनाएगी तो वहां पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी को लगा कि इंडिया में एम्प्लॉइज कम सैलरी पे मिल सकते हैं, कम टैक्स देने में हमारा काम चल सकता है, तो इसलिए उसने कॉल सेंटर इंडिया में बना लिया। कल को कंपनी को लगेगा कि इंडिया से सस्ता भी कोई देश है जहां पे कि हमें मिल सकता है, तो हम वहां पे कंपनी खोल लेगी अपना ऑफिस जाकर। तो ग्लोबलाइजेशन से, भूमंडलीकरण से क्या हो रहा है कि सबको फायदा हो रहा है। इंडिया के लोगों को फायदा हुआ कि उनको नौकरी मिल गई, कंपनी के जो मालिक हैं दूसरी कंट्री है उनको फायदा हुआ कि उनको अपना काम सस्ते में करने को मिल गया।
यही कारण है कि आप सब चीज देखोगे मेड इन चाइना होता है, क्योंकि मेड इन चाइना सस्ते में माल बनाता है। जिसे हम चाइनीज प्रोडक्ट कहते हैं, वो क्यों सब हर कंपनी क्यों चाइना से बनवाती है? क्योंकि चाइना में प्रोडक्ट सस्ता बनता है, और वही प्रोडक्ट हम इंडिया में अमेरिका में बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं चाइना से बनवाना। ठीक है, ये हुआ हमारा भूमंडलीकरण। इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग है वो है हमारी उदारीकरण। उदारीकरण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन। उदारीकरण क्या होता है कि थोड़ी सी फ्रीडम देना, थोड़ी छूट देना। किसको छूट दें भाई? छूट दोगे आप कंपनी के मालिकों को, छूट दोगे आप कस्टमर को, छूट दोगे आप किसानों को, छूट दोगे आप अपने नागरिकों को। कैसे छूट देंगे? जब भी आपने लेज़र-फेयर का नाम सुना होगा, लेज़र-फेयर जो एक वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि भाई सरकार का कम से कम नियंत्रण होना चाहिए बाजार पे। अगर सरकार बार बार व्यापारी को, बिजनेसमैन को, कस्टमर को परेशान करेगी तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सरकार को थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए इन लोगों को। यही कारण है आज आपको बहुत सारी चीजें सस्ते में मिल रही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन, ऑफलाइन, आप 10 जगह ट्राई करते हो और जहां से सस्ता मिलता है वहां से लेते हो। नहीं लेते हो? क्यों? सरकार का कम इंटरफेरेंस और कंपनी अपने फायदे। अब कोई कंपनी मानो अमेजोन हमें दे रही है सस्ते में, दुकान वाला नहीं दे रहा तो हम अमेजोन से ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेजोन हमें सस्ते में दे रही है तो अमेजोन घाटे में जा रही है। मतलब है कि हमें फायदा हो रहा है, लेकिन साथ में अमेजोन वाले को भी फायदा हो रहा है। अगर हम दुकान पे हमें सस्ता मिलता है तो हम दुकान से लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपना फायदा देखते हैं और दुकान वाला अपना फायदा देखता है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे आपके पड़ोस की दुकान हो। उदारीकरण के दो और चीजें हैं हमारे पास, एक होती है सब्सिडी और दूसरी होती है हमारे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं। सरकार, एमएसपी भी बोलते हैं हम इसको, सरकार हर एक प्रोडक्ट का, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो किसान पैदा करते हैं अपने खेत में, उसका एक न्यूनतम प्राइस तय करती है। फॉर एग्जाम्पल गेहूं है कि गेहूं 100 रुपए क्विंटल बिकेगा, धान 200 रुपए क्विंटल बिकेगा। एक न्यूनतम जो रेट है वो सरकार ने तय कर दिया, उससे कम में कोई नहीं खरीद सकता। कोई खरीदेगा गेहूं तो 100 से ऊपर में खरीद लो भाई, 105, 110, 120 जितने में लो। धान किसी को खरीदना है तो या तो 200 में लो या 200 से ऊपर लो। हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस 10-5 रुपए बढ़ जाते हैं, सरकार बढ़ा देती है प्रोडक्ट को देखते हुए, किसी में 10-5, किसी में 50, किसी में 80। इसका फायदा किसको मिलता है? इसका फायदा मिलता है किसानों को स्पेशली, और दूसरे लोगों को जो बेचते हैं, क्योंकि मार्केट में उनके प्रोडक्ट का दाम एक तय हो गया, एक लिमिट हो गई है कि इससे नीचे नहीं आएगा। इसीलिए उसको कहते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा एक और चीज होती है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? छूट। सरकार हमें छूट देती है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 किलो चीनी खरीदने गए और 1 किलो चीनी का दाम है 50 रुपए। सरकार को लगता है महंगा चल रहा है तो सरकार क्या करेगी? सरकार मानो उस पर 10 रुपए की सब्सिडी देगी, तो हमें चीनी मिलेगा 40 रुपए में, लेकिन सरकार उस कंपनी को 10 रुपए, हमारे 10 रुपए कौन पे करेगा? सरकार पे करेगी। कंपनी अपना 50 में बेचेगी, कंपनी कम में नहीं बेचेगी, लेकिन हमें 40 में मिल गया। कंपनी को जो 10 रुपए हमें देने थे, हमारे वो 10 रुपए सरकार कंपनी को देगी। इसको कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी भी सरकार तय करती है कि किस चीज पे कितनी सब्सिडी दी जाए, कब तक दी जाए। सब्सिडी देने से क्या होता है फायदा कस्टमर को? कि वो सामान जो है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, कस्टमर की जेब से पैसे नहीं जाते, पैसे उसके सरकार पे करती है। लेकिन सब्सिडी का मतलब ये नहीं कि उसकी कीमत ही इतनी है। सब्सिडी का मतलब, अगेन मैं बताऊंगा, सब्सिडी का मतलब है कि हमारे हिस्से के पैसे सरकार पे कर रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको हिंदी में देखना है हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देखिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।